हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 9वीं अध्याय 2 संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम्स। ठीक, इस अध्याय 2 पाठ 2 का आज हम लोग ओवरव्यू देखेंगे, इसका परिचय देखेंगे अर्थात इंट्रोडक्शन। ठीक, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दी गई हैं। इन सभी टॉपिक्स का आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप इस पाठ के उदाहरण प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो उनके जो भी कंसेप्ट होंगे वो आपको आसानी से समझ में आएंगे और आप प्रश्नों को इजीली हल कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक्स क्या दी गई है? संख्याएं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इसी तरह से भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इन सभी संख्याओं के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरा टॉपिक दी गई है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो हम आज पढ़ेंगे कि हमें वास्तविक संख्याएं दी गई हों तो उनका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे हमें कोई संख्या दी गई है 1/2, तो इसका हम लोग चेक करेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो कैसे हम लोग चेक करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तीसरा टॉपिक दी गई है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। ठीक, अर्थात रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, अर्थात संख्या रेखा पर हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या रेखा पर किन्हीं भी संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है। हम जानते हैं जैसे संख्या रेखा पर बीच में 0 होता है, इसके बाद 1 2, इधर दायां साइड धनात्मक संख्या होती हैं और बायां साइड ऋणात्मक संख्या होती हैं। इसी तरह से बटे के रूप में कोई परिमेय संख्या दी गई हो या दशमलव संख्या दी गई हो तो उन्हें संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चौथा टॉपिक क्या दिया गया है? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्याओं का आपस में योगफल, व्यकलन, घटाव, गुणा और भाग कैसे किया जाता है, हमने विस्तृत में अध्ययन किया है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल, व्यकलन, गुणन और भाग कैसे किया जाता है। पांचवा टॉपिक दी गई है वास्तविक संख्याओं के घातांकी नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक, जो हम देखेंगे इस चैप्टर में कि जो संख्याएं होती हैं, संख्याओं के घातांकी नियम क्या हैं और उन्हें हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक दी गई है संख्याएं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चों, पहला टॉपिक दी गई है संख्याएं, ठीक, नंबर्स। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स हैं। पहला देखिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इनको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, और इसी संख्या को हम बोलते हैं गणनीय संख्या, गणनीय संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक, तो ये संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, इसी तरह से अनंत तक ये सभी संख्याएं, इन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दूसरा नंबर दिया गया है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक शब्द क्या है? होल। होल, HOLE, होल। होल हम लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे, जीरो की तरह। अर्थात ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कहते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक जाती हैं, जैसे 0 1 2 3, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? इसी तरह से अनंत तक ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। ठीक, अर्थात यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के पहले 0 लगा दें तो वो संख्या क्या बन जाएंगे? पूर्ण संख्या बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है,
इसके पहले हमने 0 लगा दिया, तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अगला नंबर दिया गया है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक संख्याएं बनाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने संख्या रेखा, एक संख्या रेखा बना ली, ठीक। इस संख्या रेखा पर मैंने बीच में 0 रख दिया। अब संख्या रेखा के दाईं तरफ क्या होता है? धनात्मक मान लेते हैं, और संख्या रेखा के बाईं तरफ ऋणात्मक मान लिया जाता है। संख्या रेखा के दाईं तरफ देखिए हमने धनात्मक संख्याएं ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से अनंत तक हम लिख सकते हैं, ठीक। और संख्या रेखा पर 0 के बाईं तरफ देखिए हमने प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक के रूप में लिख दिया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इसी तरह से अनंत तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इन सभी संख्याओं को यदि मिला दिया जाए तो इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक चिन्ह लगाकर लिख दिया जाए तो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, जो संख्याएं धन में होती हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, जो संख्याएं ऋण में होती हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और 0 देखिए, 0 न तो धनात्मक इसको बोलते हैं, न ही ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 0 आप +0 लिखिए या फिर -0 लिखिए, दोनों का मान क्या होता है? 0 ही होता है। इस प्रकार से 0 न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। पूर्णांक एक पूर्णांक है। आगे बच्चों देखते हैं अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक। वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात ऐसी दो संख्याएं जिनका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक और वह संख्या स्वयं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 के देखिए 2 क्या है? यह इसके गुणनखंड क्या होंगे? 1 × 2। 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 2। अर्थात जो संख्या 2 है वो 1 से विभाजित होगी या फिर 2 से विभाजित होगी। अब हम जानते हैं कि ऐसी वह संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह से जैसे आप देखिए 3 क्या है? या तो 1 के पहाड़ा में आएगा या फिर 3 के पहाड़ा में आएगा, इसके अलावा किसी और संख्या के पहाड़ा में नहीं आएगा। इस प्रकार से 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 5 लीजिए, 7 11 13 17 19, इसी तरह से आगे। यहाँ पे कोई संख्या एक ले लीजिए, जैसे 7। देखिए 7 जो है 1 के पहाड़ा में आएगा या फिर 7 के पहाड़ा में आएगा, इसके अलावा किसी और संख्या के पहाड़ा में नहीं आएगा। अतः 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी वह संख्याएं जो एक और स्वयं के, वह संख्याएं जो एक के टेबल में आए और स्वयं के टेबल में आए, तो उन्हें हम इसके अलावा किसी और संख्या के टेबल में न आए तो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब भाज्य संख्याएं, अगला टॉपिक क्या दी गई है? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाएं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 4। अब देखिए 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 किसके? 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। और यह संख्या देखिए, वह संख्या जो एक और स्वयं के पहाड़े में आती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन 4 1 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, और 4 जो है 2 के पहाड़ा में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा। अर्थात 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसी तरह से आप आगे ले लीजिए, जैसे 6 देखिए 1 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। तो इस प्रकार से 6 क्या है? भाज्य संख्या है। और आगे देखिए, जैसे हमने ले लिया 8 9 10, इसी तरह से आगे, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
अगला देखिए क्या दिया गया है हम लोग को। अब देखिए बच्चों, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p व q पूर्णांक हों और q बराबर 0 न हो, तब हम उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में हम व्यक्त कर सकें, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी भिन्न दी गई हो 4/3, तो यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p बटा q के रूप में है, जहाँ 4 क्या है? अंश है और हर में क्या है? 3 है। ठीक, इसी तरह से कोई संख्या ले लेते हैं हम 1/5, 100, 2/1002। तो ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। और कोई संख्या हम जैसे ले लेते हैं 2 क्या है? 2 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2/1। ये देखिए p बटा q के रूप में हो गया। तो वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में हम व्यक्त कर सकें, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इस तरह से बच्चों आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। और आगे क्या बोला गया है कि q हमारा नीचे वाला हर वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। यदि 2/0 हम लिख दिए तो इसका यह क्या है? अपरिभाषित है। इसका मान क्या होगा? इनफाइनाइट। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा नीचे की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर संख्या 0 हो सकती है। जैसे 0, यदि आपसे कोई पूछ दे कि 0 परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0 बराबर लिख सकते हैं 0/1। किसी भी संख्या के बटा में हम 1 लिख सकते हैं, तो वह संख्या क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे 0 क्या हो गया? p बटा q के रूप में हो गया, अर्थात 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। आई होप आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ गई होंगी कि किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, जैसे हमने कोई संख्या ले लिया, हम ले लेते हैं 2 संख्या 1/2, 1/3 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। यदि आपको क्वेश्चन आपके पास आ जाए, बोला जाए आपको कि 1/3 और 2/3 के बीच में कितनी 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हर वाली संख्या देखेंगे। हर वाली संख्या क्या है? 3 बराबर है। अब अंश वाली संख्या देखेंगे, 1 है और 2 है। 1 और 2 के बीच में तो एक भी संख्या नजर नहीं आ रही है, क्योंकि संख्या रेखा पे हम लोगों ने पढ़ा है, संख्या रेखा पे यहाँ 0 हुआ, इसके बाद 1, 2, 3, 4। इस साइड दायां साइड धनात्मक संख्या होती है, बायां साइड ऋणात्मक संख्या होती है, -1, -2, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 और 2 संख्या रेखा पर 1 और 2 कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ और यहाँ। अब इनके बीच में हम देख रहे हैं कि एक भी संख्या नहीं है, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 आ गया, अर्थात हम 4 का इन परिमेय संख्याओं के अंश व हर में गुणा करेंगे। तो 4 देखिए ऊपर 1/3 परिमेय संख्या दी गई है, इसके अंश में 4 का हमने गुणा कर दिया और हर में 4 का गुणा कर दिया, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इसी तरह से हम 2/3 में के अंश में 4 का गुणा कर दिया और हर में 4 का गुणा कर देंगे। यहाँ से देखिए 4 कैंसिल होगा तो 2/3 ही आएगा, अर्थात किसी भी परिमेय संख्या के अंश व हर में हम समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 1 चौको 4, 3 चौक 12 और 2 चौको 8, 3 चौक 12। इस प्रकार से देखिए हमारे पास परिमेय संख्या 1/3, 2/3 का मान क्या हो गया? 4/3 और 8/3 के बीच में 3 परिमेय संख्या अब हमें बतानी है। तो यहाँ पे हर देखिए 12 हर वाली संख्या तो समान है, अंश वाली संख्या क्या है? 4 और 8। 4 और 8 के बीच में क्या क्या संख्या आएंगी? 5, अर्थात 5 बटा में 12 है तो 5/12, 6/12, 7/12। तो देखिए
इस तरह से 4/12 और 8/12 के बीच में 3 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएंगी, 5/12, 6/12, 7/12। इसी तरह से आप यदि आपसे यहाँ 3 के जगह पर 10 परिमेय संख्या बोला जाए तो 10 से 1 अधिक 11 अर्थात अंश और हर में 11 का गुणा कर देंगे। इसी तरह से हम लोग 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात संख्या रेखा पर 2 संख्याओं के बीच में हम अनंत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में हम संख्या यहाँ पे देखिए बटा के रूप में कितनी संख्या परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और यदि दशमलव में बोला जाए तो 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, 1 के बाद आ जाएगा 1.1, 1.2, 1.3। इसी तरह से 1.01 लिख सकते हैं, 1.02 लिख सकते हैं। इस प्रकार से 2 संख्याओं के बीच में हम अनंत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आगे क्या दिया गया है, अपरिमेय संख्या। देखिए क्या है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। तो हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके, व्यक्त कर सके। और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं वही संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर जितनी भी संख्या होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे हमने रूट ले लिया 2, रूट ले लिया 3, ये संख्याएं क्या हैं। और पाई, ये संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप बोलेंगे कि पाई बराबर तो होता है 22/7, ये क्या है 22/7 p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है वह 22/7 नहीं होता है। 22/7 हम मानते हैं, लेकिन वास्तविक मान 22/7 नहीं होता है। इतना हम बराबर लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार से पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरह से आगे हमने देखा कि रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे रूट के अंदर अगर 4 है तो रूट 4 क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, रूट 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूना 4। ठीक, इस प्रकार से हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का यदि जोड़ा बन रहा हो तो वह संख्या बाहर आ जाती है। तो 2 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए 2 क्या हुआ, रूट से बाहर आ गया। तो अब देखिए 2 क्या है, 2/1 लिख सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं वास्तविक संख्या। अब क्या दिया गया है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, सभी संख्याओं का संग्रह, समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। जितनी भी अभी हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अगला टॉपिक देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए दूसरा टॉपिक दी गई है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो जैसे कोई संख्या हमें दी गई है, जैसे 1/2, 1/3 और रूट का 2, तो इन संख्याओं का हम लोग देखेंगे कि दशमलव प्रसार क्या है। ठीक, तो पहला क्या है, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस स्थिति में शेष क्या होता है, 0 हो जाता है। जब 2 संख्याओं को आपस में भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है, 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो उन्हें हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे 1/2, जैसे हम लेते हैं 1/2, तो ऊपर वाली संख्या को हम 1/2 का मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली संख्या को हम अंदर रखेंगे, 2 को क्या रखेंगे बाहर, अर्थात 1 को 2 से हम विभाजित करेंगे। तो देखिए 2 से जब 1 को हम विभाजित करेंगे तो भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 भाग न जाए लब्धे शून्य। अब ये क्या बन गया, 10 बन गया। तो 2 पंचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे 10 में 10 गया कैंसिल, शेषफल क्या बचा, 10 में 10 घटाएंगे कैंसिल हो गया, अर्थात 0। शेषफल क्या है, 0 है।
तो ऐसी संख्याओं को जिन्हें आपस में विभाजित करने पर उनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, शेषफल 0 आ जाए तो उन्हें हम शांत दशमलव कहते हैं। अर्थात 1/2 का मान क्या होगा, 0.5। यह दशमलव क्या है, शांत है। इसके आगे कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को हम शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। दूसरा बोला गया है कि अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात जैसे 1/3 दिया गया है, इसको अब देखिए हम भाग करके देखते हैं कि 1/3 का मान क्या होगा। देखिए हम 3 से 1 को विभाजित करेंगे, भाग न जाए, यहाँ पे भाग 3 में 1 का 3 से 1 क्या है, छोटा है, भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से लगाएंगे 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, भाग न जाए लभ्य शून्य, ये हो गया 10। अब देखिए 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 10 से अधिक न हो, 3 त्रिकाई 9, 10 में 9 घटाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से पुनः 10 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 1 घटाएंगे 1 आएगा, पुनः 10 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9। इसी तरह से ये 3 बार बार चलता जाएगा, तो इसका मान क्या हो गया, अर्थात 0.33। इसी तरह से 3 बार बार आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के पावर बिंदी। इसका मान हुआ कि इसका बिंदी का मतलब है कि 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रही है, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.3 के पावर बार। इस तरह से बार का मतलब होता है कि 3 बार बार आ रहा है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, उनको हल करने पर शेष फल की पुनरावृत्ति हो रही हो। यहाँ पे देखिए शेष बार बार 1 1 1 1 1 1 आ रहा है, तो इस स्थिति में इनका दशमलव प्रसार कैसा है, क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती है। नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। बट रिपीटिंग, लेकिन इसके जो अंक हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस स्थिति में 1/3 का दशमलव प्रसार कैसा है, क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब देखिए तो हमने क्या देखा बच्चों, हम शांत दशमलव प्रसार, जिन दो संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो और अशांत आवर्ती हो उन्हें हम परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। देखिए 1/2 यहाँ पे परिमेय संख्या है, 1/3 क्या है, परिमेय संख्या है। अब अशांत में हम लोग देखेंगे, अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इस स्थिति में क्या होता है, शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे हमने कोई संख्या ले लिया 1/2, तो √2 को जब हम लोग हल करेंगे तो इसका मान क्या आता है, 1.414213, इसी तरह से बार बार आता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि दशमलव के बाद 1/3 को जब हमने हल किया तो दशमलव के बाद 3 3 3 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। दशमलव के बाद देखिए 4 1 आया, फिर 4 2 आ गया, फिर 1 3 आ गया, अर्थात अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो जब दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अर्थात टर्मिनेट नहीं हो रहा है, भागफल पूरा भाग नहीं जा रहा है, और नॉन रिपीटिंग, अंक की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, और इन्हीं अशांत अनावर्ती जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आगे चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है। देखिए अगला टॉपिक दिया गया है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। संख्या रेखा पर हम संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमने संख्या ली है 5.37777 का पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक ना, अर्थात क्या है 5.37 के पावर 12। इस संख्या को हमने एक संख्या ली है, ठीक, इस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दर्शा रहा है, संख्या 5 क्या दर्शा रहा है, 5 यह दर्शा रहा है कि इस संख्या का मान 5 और 5 से एक अधिक क्या होता है 6, 5 और 6 के बीच में है। तो संख्या रेखा पर चलिए हम संख्या लेते हैं 5 और 6। ये देखिए संख्या रेखा पर हमने एक संख्या ले ली 5
और 6 ले ली। अब संख्या रेखा 5 और 6 के बीच में हम 10 भाग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग हमने कर लिया। अब क्या बोला गया है, किसको हमें दर्शाना है, 5.37777 इसी तरह से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हमें 5.3, तो 5.3 देखिए कहाँ है, 5.1 5.2 5.3, यहाँ पे 5.3 है। अब इसके आगे क्या है, 5.4 है। तो यह संख्या जो होगी 5.3 3 से अधिक है। ठीक, अर्थात यह संख्या जो है 5.3 और 5.4 के बीच में होगी। अब 5.3 और 5.4 को हम जूम करेंगे, बड़ा करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आ गया 5.3 और यहाँ पे आ गया 5.4। अब इसके बीच इनको हम 10 भाग में विभाजित करेंगे, तो 10 भाग में करेंगे तो 1 2 3 इसी तरह से। देखिए दशमलव के बाद 3 है तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। दशमलव के बाद कोई संख्या दी गई हो और उसके बाद हम 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से 5.4 है तो हम 0 लगा सकते हैं। अर्थात 5.30 और 40 को अब 10 भाग में करेंगे तो क्या आएगा, 5.31 32 इसी तरह से आगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 5.37। ठीक, तो देखिए 5.37 यहाँ पे आ गया, 5.38 यहाँ पर है और 5.37 से भी आगे संख्या है, तो यह संख्या 5.37 और 5.38 के बीच में होगी। अब इसको हमने जूम कर लिया। अब 5.37 और 38 को इसको 10 भाग में डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे देखिए हम 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अर्थात यह 370 हो गया, 380 हो गया। अब इसको 10 भाग में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.371 72 73 इसी तरह से आगे। और हमें क्या ज्ञात करना है, 377। तो देखिए 377 कहाँ पे आया, यहाँ पे 5.377। ठीक, अब इसके भी आगे संख्या है, अर्थात यह संख्या क्या होगी, 5.377 और 378 के बीच में होगी। अब 5.377 और 5.378 को हम जूम करेंगे। देखिए हमने जूम कर लिया, तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। अर्थात इसको अब 10 भाग में हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.3771 5.3772 3 4 5 इसी तरह से हमें क्या ज्ञात करना है, 7 तक, यहाँ तक मान लीजिए हमें ज्ञात करना है 5.3777। तो कहाँ पे आ गया, 5.3777। ठीक, इसी तरह से यदि डाट डाट है तो और आगे आएगा, पुनः 7 आ जाएगा, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इस संख्या को हमने संख्या रेखा पे दर्शा लिया है। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए यदि कोई छोटी संख्या दी गई हो, जैसे 1.5, तो 1.5 एक क्या दर्शा रहा है कि यह संख्या 1 से थोड़ा सा अधिक है। अर्थात क्या है, 1 और 1 से एक अधिक क्या होता है, 2, 1 और 2 के बीच में है। संख्या रेखा पर देखिए हम 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, तो 1.5 कहाँ पे आएगा, इसको हम 10 भाग में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भाग कीजिए तो 10 भाग हो जाएगा। अब क्या बोला है, 1.5, तो देखिए 1.1 2 3 4 5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग संख्या रेखा पर किसी संख्या को दर्शाते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं क्या दिया गया है। चौथा टॉपिक दिया गया है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ठीक, तो दो वास्तविक संख्याओं पर हम संक्रियाएं अर्थात जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग दो वास्तविक संख्या लेते हैं। मान लीजिए एक परिमेय संख्या लेते हैं, परिमेय संख्या जिसको हमने आर नाम दे दिया है, और अपरिमेय संख्या जिसको हम यस से दर्शा रहे हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का, देखिए यहाँ पे क्या है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, बराबर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे एक परिमेय संख्या लीजिए आप 2, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, प्लस एक अपरिमेय संख्या लीजिए। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो रूट में होती हैं, जैसे √2, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इन दोनों का योगफल देखते हैं क्या आएगा, इन दोनों का योगफल आएगा 2 + √2, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसको आगे हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 2 + √2 का मान क्या होता है, 1.4142 इसी तरह से आगे।
ठीक। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव के पहले 1 है और ये 2 है, जोड़ेंगे 1 और 2 को क्या आएगा, 2 1 3, 3 दशमलव इधर वाली संख्या आएगी, 4 1 4 2, इसी तरह से आगे। तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है और अनावर्ती है, मतलब अंकों की रिपीटेशन नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अलग अलग अंक आ रहा है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह से एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का माइनस घटाव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हमने 2 ले लिया -√2, तो इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 -√2 आएगा, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी एक अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन गुणा और भाग में कंडीशन क्या है कि r मतलब परिमेय संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। यदि परिमेय संख्या हमने 0 ले लिया, गुणा अपरिमेय संख्या क्या ले लिया, कुछ भी संख्या ले लिए, तो क्या होगी, तब हमें परिमेय संख्या, जैसे अपरिमेय संख्या हमने ले लिया √2, अब 0 का गुणा √2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो r का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि r का मान 0 हमने यहाँ पे ले लिया गुणा के समय और भाग के समय, तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से यदि हमने 0 r का मान परिमेय संख्या 0 नहीं लेते हैं, 0 के अलावा कोई भी संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी, तो उनका अपरिमेय संख्या में गुणनफल और भागफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगला टॉपिक देखते हैं क्या दिया गया है, वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, ठीक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, हमें कुछ संख्याएं हम a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m प्लस n, अर्थात यदि a के जगह पर मान लेते हैं क्या है 2 और m के जगह पर क्या ले लेते हैं 1, ठीक। इसी तरह से a की जगह पर 2 और n के जगह पर हम ले लेते हैं 3, तो 2 की घात 1 डाट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 3, तो इसको हम किस रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर m प्लस n, घात जुड़ता है तो 1 प्लस 3 हम लिख सकते हैं, 1 प्लस 3। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 1 4, 2 की पावर 4 का मान क्या है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 का 4 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4, 2 दूना 2 चौको 8, इस प्रकार से हम नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, 2 गुणा 4 का मतलब होता है 8, और 2 की पावर यदि 4 है तो इसका मतलब होता है 2 का उसी संख्या में 4 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार से। तो क्या आ जाएगा मेरा मान, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। इसी तरह से a की पावर m की पावर n है तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m n, ठीक, अर्थात 2 की पावर यदि 1 है, m का मान n का मान हम लेते हैं 2, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 2 1 कम 2, दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसी प्रकार से यदि कोई संख्या के पावर में a की पावर m बटा a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m माइनस n, अर्थात 2 की पावर यदि 1 है बटा 2 की पावर हम n का मान 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर m माइनस n, m का मान क्या है 1 और n का मान क्या है माइनस n का मान क्या है 3, तो -3 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 की पावर क्या हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हम हल करेंगे तो माइनस के चिन्ह को हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं, 1 बटा क्या कर देंगे, 2 की पावर 2, देखिए माइनस का चिन्ह हट गया। इस प्रकार से इसका हल क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 दूना 4, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसी प्रकार से कोई संख्या यदि दी गई हो a की पावर m b की पावर m, तो हम इनको लिख सकते हैं a b की पावर m, अर्थात 2 की पावर यदि मान लीजिए 3 दिया है और 3 की पावर 2 दिया है, m यहाँ पे देखिए बराबर है तो यहाँ पे घात वाली संख्या हम समान लेंगे, 2 की पावर 3 है तो 3 के पावर हमें 3 लेना पड़ेगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6 की पावर m, अर्थात 3। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छक्का 36, 36 छक्का क्या हो जाएगा, आप गुणा कर लीजिए, 6 छक्का 36, 6 हाथ की 3, 6 त्रिक 18, 18 3 21, 216 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर।
तो इस तरह से बच्चों हमने संख्याओं का घातांक नियम पढ़ लिया है कि घातांकों को हम लोग घातांक में संख्याएं दी गई हो तो कैसे हल किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है हम लोग को टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक दी गई है कुछ सर्वसमीकाएँ। ठीक, यदि दो संख्याएं रूट के अंदर हों तो उन्हें हम, यदि दो संख्याएं रूट के अंदर गुणनफल के रूप में हो तो उन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। अर्थात अंडर रूट ए बी है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए अंडर रूट बी। जैसे हम ले लेते हैं अंडर रूट 2 गुणा 3। अगर इस प्रकार की संख्या दी गई है तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। ठीक, इसी प्रकार से यदि रूट के अंदर कोई भिन्न दी गई हो a बटा b तो इसको हम लिख सकते हैं रूट a बटा रूट b। अर्थात यदि रूट के अंदर कोई संख्या दी गई है 4 बटा 9 तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 4 बटा रूट 9। देखिए इनको हल करेंगे तो मेरा मान समान आएगा। रूट 4 बटा 9 का मान क्या होगा, रूट के अंदर 4 है, रूट 4 बटा 9 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3। इसी तरह से इधर रूट 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 बटा रूट 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3। तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा है कि जिस संख्या रूट के अंदर यदि किसी संख्या का जोड़ा बन रहा है तो वो संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 हो गया बाहर, बटा 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 भी बाहर आ जाएगा। तो क्या आएगा 2 बटा 3। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है तो बाहर आ जाएगा, 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा। तो 2 बटा 3 बराबर 2 बटा 3। अर्थात यदि कोई भिन्न रूट के अंदर दी गई हो तो उसका रूट हम अलग अलग कर सकते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है, रूट a प्लस रूट बी इंटू रूट a माइनस रूट बी बराबर क्या होता है a माइनस बी। यदि रूट के अंदर यहाँ पे 4 दिया गया है प्लस रूट के अंदर 9 दिया गया है और इसका गुणा किया गया है, रूट a का मान ले लेते हैं 4 और b का मान 9 ले लेते हैं तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी अर्थात 4 माइनस 9। तो 4 में 9 घटाएंगे क्या आएगा -5 आएगा। ये हमारा होगा आंसर। इसका मान हमें क्या प्राप्त हो गया -5 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से यह सभी समीकरण याद होने पर हम अपने इक्वेशन को आसान बना सकते हैं। अब देखिए a प्लस अंडर रूट बी a माइनस रूट बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी। ठीक, यहाँ पे जैसे कोई संख्या ले लीजिए 2 प्लस रूट के अंदर ले लीजिए 4। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे a का मान 2 और b का मान ले लेते हैं रूट 4। तो इसका बराबर क्या होगा a स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस b का मान क्या है हमने 4 लिया है तो 4 हो गया। अब इनको हल करेंगे 2 दूना 4 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा 0 आएगा। 2 प्लस रूट 4 2 माइनस रूट 4 इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने कैलकुलेशन को इन सभी समीकरणों का प्रयोग करके अपने कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। आगे देखिए दिया गया है रूट a प्लस रूट बी रूट c प्लस रूट डी। तो इनको क्या हम लोग हल करेंगे क्या होगा, रूट a का गुणा रूट c में करेंगे तो रूट ac हो जाएगा। देखिए रूट ac, अब रूट a का गुणा हमने c में किया, अब रूट a का गुणा d में करेंगे तो रूट a का गुणा रूट d में करेंगे तो रूट a गुणे d ad हो जाएगा। अब रूट b का गुणा हम एक बार c में करेंगे एक बार d में करेंगे तो रूट b का गुणा रूट c में करेंगे तो रूट bc हो जाएगा। रूट b का गुणा रूट d में करेंगे तो रूट bd हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 6वां नंबर क्या दिया गया है, रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यदि स्क्वायर में दिया गया हो तो इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से रूट a के जगह पर क्या है रूट a है प्लस b के जगह पर क्या है रूट b है। इसका स्क्वायर हमें ज्ञात करना है तो क्या होगा a का स्क्वायर अर्थात रूट a का स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर क्या है रूट a है, b के जगह पर क्या है रूट b है प्लस b का स्क्वायर अर्थात रूट b का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट a का स्क्वायर। यदि कोई संख्या अंडर रूट में दी गई हो और उसका हमें स्क्वायर ज्ञात करना हो तो वह संख्या बाहर आ जाती है। तो इसका मान क्या हो जाएगा a प्लस 2
रूट ए गुणे रूट बी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा, रूट ए बी प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यह फार्मूला हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया, अर्थात रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है। देखिए बच्चों, यदि कोई हमें एक संख्या दी गई है, जैसे 1/a प्लस रूट बी, ठीक, तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमीकरण कर देंगे। तो इसमें हर का परिमीकरण कैसे करते हैं, परिमीकरण के लिए क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करने पर तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1/a प्लस रूट बी है, ठीक। तो हर का परिमीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर वाली संख्या का अंश व हर में गुणा करते हैं, उसका चिन्ह चेंज करके। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या लिख देंगे, माइनस। इस प्रकार से a माइनस रूट बी हो जाएगा और नीचे हो जाएगा a माइनस रूट बी। तो देखिए हर का परिमीकरण करने के लिए हम इसी संख्या का चिन्ह बदल कर ऊपर और नीचे हमने गुणा कर दिया। इस प्रकार से किसी संख्या के हर का परिमीकरण किया जाता है। यदि अंश का परिमीकरण करना हुआ तो अंश वाली संख्या का चिन्ह चेंज करके अंश व हर में गुणा कर देंगे, सिंपल सा है। तो इस प्रकार से बच्चों इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सभी टॉपिक्स को हमने विस्तृत में अध्ययन कर लिया है। अब आगे के प्रश्नों का आप जब हल करेंगे, इन टॉपिक्स पे आधारित आगे प्रश्नों को आप हल करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।